नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समाल का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पिछले 2 महीने आपको बता दें कि पिछले महीने 2 बार हुई बरसात से अंबाला में फसलों को भारी नुकसान देखने को मिला, जिसको लेकर बीमा कंपनियां बीमित किसानों के खेतों के सर्वे भी कर रही है। आज किसान इकट्ठा होकर अंबाला उपायुक्त से मिलने पहुंचे, जहां किसानों ने खराब फसल को जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की, जिस पर डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि जल्द सर्वे करवाने और पानी निकलवाने को लेकर अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम मनोहर, आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले महीने 2 बार हुई बरसात से अंबाला में फसलों को भारी नुकसान हुआ और जिसको लेकर बीमा कंपनियां बीमित किसानों के खेतों के सर्वे भी कर रही है। आज किसान इकट्ठा होकर अंबाला उपायुक्त से मिलने पहुंचे, जहां किसानों ने खराब फसल को जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की है, जिस पर डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि जल्द सर्वे करवाने के बाद पानी निकलवाने को लेकर अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए जाएंगे। आज ये विश्वासघात दिवस है जो सेंट्रल सरकार ने किसानों के साथ किया। किसानों की बात मानकर उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए और 6 डिमांडें और हमारी थी, उन पे उन्होंने बात करने के लिए तैयारी थी। हम 15 तारीख तक इसको हम मान लेंगे और कमेटी बना देंगे एमएसपी गारंटी कानून, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए, आप खबर अंबाला से है, जहां स्कूल के अध्यापक स्कूल खोलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और को फाउंडर ऑफ केबीपी स्कूल की अध्यापिका पूजा बिष्ट से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जो किंडरगार्टन स्कूल है वो बच्चों की नींव है। यदि यहाँ पर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। वहीं स्कूल खोलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस से वो खुद संतुष्ट नहीं है। तो आपको बता दें कि स्कूल के अध्यापक स्कूल खोलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। को फाउंडर ऑफ केबीपी स्कूल के अध्यापिका पूजा बिष्ट से खास यहाँ पर बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जो किंडरगार्टन स्कूल हैं वो बच्चों की नींव है। यदि नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा। वहीं स्कूल खोलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से वो खुद संतुष्ट नहीं है कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जो केपीपी किंडरगार्टन स्कूल्स हैं वो नींव है, बच्चों की नींव रखती हैं। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आगे कैसा भविष्य होगा हम सब जानते हैं। और दूसरा, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं वो जितना सेफ स्कूलों में रहते हैं और जितना अच्छे से स्कूलों में सीखते हैं उतना ऑनलाइन में उनके लिए उतना प्रभावी नहीं हो पा रही है शिक्षा, क्योंकि वो इतने छोटे हैं। या तो पेरेंट्स उनके साथ में बैठे हैं और सभी पेरेंट्स क्योंकि आजकल वर्किंग में हैं तो वो भी बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों की लिखाई पर ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। शिक्षा बचाओ, स्कूल खोलने को लेकर अध्यापकों ने प्रदर्शन किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में बैनर लिए स्कूल खोलने को लेकर अपनी मांग कर रहे हैं। करनाल के तरावड़ी में गैंगवार हमला हुआ। एक युवक को गोली लगी, जिसे करनाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल और अस्पताल में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी की और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। इसी के साथ घायल युवक के बयान लेने की कोशिश की जा रही है। जो युवक घायल हुआ है उसका नाम आलम मलही है। गोली लगने वाले युवक के दोस्तों ने बताया कि पुरानी रंजिश के वजह से हमला किया गया है। जिस युवक को गोली लगी है वो जबरा ग्रुप का है और जबरा गैंग
और नरेश अंजनथली गैंग के बीच काफी लंबे समय से दुश्मनी चल रही है। जबरा काफी समय पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था और नरेश अंजनथली अभी जेल में है। घायल युवक के दोस्त ने आरोप लगाया कि यह हमला दूसरी गैंग ने करवाया है। हमारे पास जानकारी आई कि रावड़ी क्षेत्र में दो युवक थे, वह वहाँ से खाना खाकर बाहर जा रहे थे अपनी गाड़ी में, तो उनके ऊपर एक गोली चलने का जो हमारे पास बयान हुआ है। तो उसके बाद हमने दोनों जो भी पीड़ित हैं उन दोनों से एक बारी मुलाकात कर ली है। तो उपचार चल रहा है, एक व्यक्ति गंभीर है थोड़ा, बट अदरवाइज ही इज़ नॉर्मल, बट अभी उनका उपचार चल रहा है। उसके बाद जैसे ही वो फिट फॉर स्टेटमेंट होंगे तो उनके बयान लेंगे और उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। कितनी गोलियां चली हैं सर, कुछ आइडिया? देखिए अभी तो प्राइमा फेसी दे के ऐसा क्लियर नहीं कर सकते कितने बड़े अभी उनके जो चोट है, दो जगह पे थोड़ी चोट दिखाई दे रही है। बाकी डॉक्टर से ओपिनियन लेके जो भी है तो अभी खतरे से बाहर है। ये बच्चे आए हुए थे त्रावड़ी के अंदर, ये मेरा बेटा है, ये था, ये बच्चा है, ये साथ में खाना खा रहे थे होटल पे बैठे हुए। तो इतनी देर के अंदर 2-3 बार से गाड़ियां आई, 2-3 गाड़ियों के अंदर से 3-4 शूटर निकले और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके अंदर इन्होंने अपना बचाव किया। गाड़ी के अंदर बैठे, फिर भी गोलियां लगी, गाड़ी में भी गोलियां लगी हुई है। तो 2-3 दिन से हमारे को धमकियां मिल रही थी, गोली मारेंगे गोली मारेंगे गोली मारेंगे। उसके अनुसार हम तो अपने ध्यान में थे भी कोई वैसी बकवास कर रहा होगा, अलग अलग नंबरों से कोई बकवास कर रहा होगा, तो ऐसे वो तो बच्चा बीच में अट गया, उसको गोली लगी है पेट के अंदर। 2 साल हो गए ना, ठीक ठाक वधिया चलता उसमें। तो पहले कोई केस वगैरह चल रहे हैं, कोई आपस में कोई कभी किसी से रंजिश हुई है? ना ना, सब ये वो करते सन, केस 1-2 चलता है, बाकी वो को नहीं से नहीं दुश्मनी। तो घर आपका सामने ही है? हाँ, बस जहाँ पर पड़ोस में गली, पीछे गली में। तो आपको कैसे पता चला कि बेटे को गोली मारी? उसके पापा वहाँ ही खड़े थे। तब चाहेंगे कार्रवाई हो? हाँ जी, कार्रवाई तो होनी चाहिए, सख्त तो सख्त। तो वहीं अंबाला में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन कोई न कोई चोरी की वारदात अंबाला में होती रहती है। देर शाम फिर से चोरों ने अंबाला में एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि मकान मालिक पूरी फैमिली के साथ किसी काम से बाहर गया था। जब वो घर वापस लौटे तो देखा कि घर का पिछले दरवाजा टूटा हुआ है और घर में रखा सारा सामान बिखरा पड़ा है और घर में रखा सारा सामान चोर उड़ा ले गए। ये देख मकान मालिक के होश उड़ गए और इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। वहीं मकान मालिक ने लाखों रुपए का नुकसान बताया है। सूचना प्राप्त हुई थी हमारे पास थाने में, हम यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। ये शुक्रवार से इस मकान को बंद करके कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे। अभी हम यहाँ देखे आया करके चोरी हुई है, देख रहे हैं, जांच चल रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे और भी कोई देखेंगे, डंप भी उठवाएंगे यहाँ के, जैसा भी चोरी को कोशिश करेंगे पकड़ने की। कोई ऐसी बात हम पब्लिक से तुम बार बार कहते हैं इस बारे में भी, जब भी जाओ या तो किसी पड़ोसी को, अपने आसपास में कोई रिश्तेदार को ठहरा के जाओ, है नहीं तो अब ये देखो वारदात हो गई चोरी की, सामान चोरी हुआ है, इनका नुकसान हुआ है, तो कोशिश तो करेंगे। भी हम शुक्रवार को गए थे यहाँ से शाम को, और अब यहाँ आज आए हैं शाम को 5-5:30 बजे आके देखा है ये दरवाज़ा खोलने लगे हैं तो खुला नहीं, जैसे अंदर से किसी ने लॉक लगाया होता है। फिर पीछे से पिछला दरवाज़ा जाके देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर हम पीछे जाके अंदर आए हैं, सामान सारा बिखरा पड़ा था, तो अलमारियाँ लुमारियाँ देखी हैं सारी खुली पड़ी थी। अपना सामान चेक किया तो उसमें से लगभग सोना मिला के, कैश मिला के 1,30,000 का सामान चोरी हो गया। तो अंबाला में चोरों के हौसले बुलंद है। एक बार फिर ऐसी बानगी देखने को मिली जब एक घर में चोरों ने सामान पर हाथ साफ किया। चलिए अब खबर यमुनानगर से है, जहां कोहरा और धुंध के चलते आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध में वाहन चालक अपने वाहनों को धीमी गति से ले जाने को मजबूर है। वैसे ये कोहरा फसलों के लिए लाभदायक है।
यमुनानगर में जहां पारा लुढ़क कर 4 से 5 डिग्री तक जा पहुंचा, वहीं धुंध और ठंड ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। भारी ठंड के चलते लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। जो वाहन चालक मजबूरी में घर से निकले हैं, वो भी अपने वाहन को धीमी गति से चलाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस तरह की ठंड पहले नहीं पड़ी। उन्होंने वाहन चालकों और लोगों से अपील की है कि इस धुंध और ठंड में एक दूसरे का ध्यान रखें। घर से बाहर निकलना हो तो वाहन धीमी गति से चलाएं, अपना भी बचाव करें, दूसरों का भी ध्यान रखें। जगाधरी से जी, इस समय जो धुंध पड़ रही है वो अपेक्षाकृत ज्यादा है। इस वजह से वाहनों की गति भी काफी कम हो गई है और जो कोई इसके अंदर लापरवाही करेगा वो अपना भी नुकसान करेगा और किसी और का भी साथ में कर देगा। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है कि ध्यान से चले और खास तौर पे जो सड़कों पे साइकिल वाले या रेडे वाले हैं इनका ध्यान रखें, क्योंकि इनके पास बेचारों के पास रिफ्लेक्टर वगैरह होते नहीं और इनका नुकसान हो जाता है। यमुनानगर से धुंध अब की बार ठंड पिछले सर्दियों से ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है, क्योंकि आसपास के इलाकों पे खूब बर्फ पड़ी है। चाहे मनाली ले लो, कुल्लू ले लो, आप श्रीनगर ले लो, गुलमर्ग ले लो, आसपास बर्फ का जो है प्रकोप ज्यादा रहा। उसी के कारण यहाँ पे आसपास के जो भी उत्तरी भारत के इलाके हैं, हमारा शहर भी इसमें मतलब आता है। तो ये धुंध का कारण, ठंड का कारण यही है। लगता है आपकी बात ठंड थोड़े दिन हो। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि गरीबों का उत्थान सरकार का लक्ष्य है। क्या कुछ कहा सीएम ने, आपको सुनाते हैं। इसकी आय कैसे बढ़े, तो उसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपया वार्षिक आय के जो परिवार थे, इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए। गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं। और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं। और लगभग 90,000 परिवार जिनको व्यक्तिशः सूचना दी गई थी, जो श्रेणी में आते थे, उन्हीं को बुलाया गया था। और उनको लगभग 54 ऐसी स्कीमें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनको काउंसलिंग करके उसके लिए तैयार किया गया कि अपनी आय बढ़ाने के लिए कैसे आप आय बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं बनी हुई हैं, जिनका आज उल्लेख किया गया है, से अभी तो 5 योजनाओं का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया, इसके अलावा भी बहुत योजनाएं हैं। तो उन 5 योजनाओं में जो बेनिफिशियरी है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है प्रीमियम के नाते से। कुछ प्रीमियम बेनिफिशियरी करता है और कुछ प्रीमियम केंद्र सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ध्यान में यह है कि बेनिफिशियरी कई बार प्रीमियम अपना देने में असमर्थ होता है, देने का उसका इच्छा नहीं रहती है, देने का स्वभाव नहीं है। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए योजना बनाई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके, ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ये ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। इसी प्रकार दूसरी योजना है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक्सीडेंट के कारण से डेथ होती है या कोई अंग जो है वो एक प्रकार से उसका नुकसान होता है, उसको कोई दुर्घटना के कारण से अंग विहीन हो जाता है, तो उस अंग के कारण से अगर गंभीर रूप से उसका कोई हाथ है, पैर है या ऐसा कोई दुर्घटना हुई है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसकी प्रीमियम इसका 12 रुपया वार्षिक है। 12 रुपया बेनिफिशियरी देता है, 12 रुपया केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रकार से 1,83,000 बेनिफिशियरीज को आज ये राशि रिइंबर्स की गई है। क्योंकि ये वार्षिक है, इसलिए वर्ष के बाद से दोबारा से उनको उसमें आना पड़ता है और फिर अगला प्रीमियम उनको देना पड़ता है। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन वो स्वयं कराएगा बैंक के माध्यम से, आगे हर बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तीसरी योजना वो है मानधन योजना। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, किसान हैं, लघु व्यापारी हैं और श्रमजीवी हैं। ऐसे लोगों को
18 साल से लेकर के और 40 साल तक ये प्रीमियम अपना देना होता है। इसकी प्रीमियम की दर 55 रुपए 20 साल में देनी, 20 साल आयु के, 18 साल आयु के बाद 55 रुपए और 40 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपए। हर वर्ष अलग अलग इसकी दर है। ये कंटिन्यूटी में है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस समय रजिस्ट्रेशन कराएंगे जो उसकी आयु होगी उस आयु के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, उसको जमा कराना होगा और बाद में हर वर्ष आयु के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। 40 वर्ष तक उनको जमा कराना है और 60 साल के होने के बाद 3,000 रुपए की वार्षिक पेंशन उनकी बनेगी। कल यानी कि 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में रेवाड़ी की जनता का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, आपको सुनाते हैं। देश का आम बजट कल पेश होना है और ये बजट से आम और खास को काफ़ी उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई पर भी अंकुश लगाने के लिए लोग फरियाद करेंगे और लोग बात करेंगे कि इस बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। उनकी ये उम्मीदें लगातार निरंतर जारी है। इसमें एक हम यहाँ गृहिणी में घर में खड़े हैं, जहाँ मेरे साथ एक गृहिणी है। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से महंगाई का जो असर आज पड़ रहा है और वो आने वाले आम बजट से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं। मैम, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राज भटनागर। तो क्या कहेंगे, अब जो कल बजट पेश होने वाला है तो आपकी क्या उम्मीद है बजट से, क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? भाई, पहले के देखते हुए आज के टाइम में बहुत ज्यादा महंगाई है। दाल, चावल, चीनी, सब्जी, रसोई गैस कितनी महंगी है, पेट्रोल, तो थोड़ा आम जनता की वैसे ही कोरोना की मार हो चुकी है आम लोगों पर, और ऊपर से महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, तो आम जन से लेकर खास जन सभी बहुत परेशान है। तो कृपया करके ये महंगाई को थोड़ा अंकुश लगाने की ध्यान करें। तो क्या कुछ जिस तरह से सिलेंडर जैसे रसोई गैस का सिलेंडर हुआ, थोड़ा दाल चावल हुआ और थोड़ी सब्जियां वगैरह, जो आम घरेलू इस्तेमाल में होने वाली चीजें, उन थोड़े पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। इस तरह से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तो उससे घर का बजट बिगड़ा था, बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया, बहुत ज्यादा। अब तो बस बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। ऊपर से बच्चों की फीस, आपको पता ही है, बच्चों की फीस को लेके भी बहुत ज्यादा इश्यू हो रखा है। कोरोना टाइम में भी फिर डिपॉजिट करनी है। जैसे देखा जाए तो एक दूसरी तरफ जैसे सीजनेबल सब्जियां जो होती है वो भी आजकल सस्ती नहीं मिल पाती है, महंगी हो रही है आजकल, तो जिससे रसोई में कम करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। पहले जैसे भाई कहते कि अच्छे से डाल लेते हैं प्याज टमाटर वगैरह, अब तो थोड़ा 4 की बजाय 1-2 ही डालना पड़ता है। सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, अभी हमारे साथ ये थे तो उन्होंने बताया कि पहले जिस तरह से हम इस्तेमाल करते थे घरों में, रसोई में जिस तरह से खुला राशन लाते थे, सब्जियां लाते थे, अब उन पर भारी कटौती करनी पड़ रही है क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। इसलिए उनकी एक ही मांग है कि इस आम बजट में जो कल पेश होना है उस पर यही उम्मीदें हैं कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए ताकि निम्न स्तर के लोगों को जीवन यापन करने में कठिनाइयाँ पैदा न हों। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा। तो ये बजट को लेकर भिवानी की जनता को वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीदें हैं वो भी आपको सुनाते हैं। देखो सर, सरकार आप ये सोचते हो को रिलीफ दे देगी तो उस पर बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि सरकार ने कुछ ये जो कोविड के चक्कर में इतना सरकार पे बोझ है, अनाज बांटने का, ये करने का, वो करने का, कुछ एक फैशन सा चल पड़ा है सरकारों का, फ्री बांटने का धंधा। ये देश के लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उसका प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो लोग टैक्स देते हैं उन पर तो बर्डन बढ़ता जा रहा है और जो टैक्स नहीं देते वो हरामखोर होते जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि सरकार कुछ इसमें ज़्यादा आपको दे पाएगी। अल्टीमेटली घुमा फिरा कर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाना ही है। लाइक अभी GST बढ़ाया जूते पे, आपको पता होगा कि मैं PVC से ज़्यादा रिलेटेड आदमी हूँ, जो 5% से 12% कर दिया। अब कोई आदमी उनसे पूछे कि भाई जूते चप्पल PVC के गरीब आदमी पहनता है और अमीर आदमी नहीं पहनता, तो बर्डन हो गया। ऐसे ही कपड़े पे भी 5 से 18 करने की बात है, वो आफ्टर दिस इलेक्शन किसी टाइम भी हो जाएगा। तो सरकार से आप ये सोचो कि उम्मीद कोई तो कुछ आपका कम कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी 1 तारीख को पिटारा तो 3 दिन की बात रहेगी, आपके सामने आ जाएगा। बट मेरी सरकार से ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि जो ऑनेस्ट और अच्छे टैक्स पेयर हैं उनके रेट कम करें, क्योंकि आप जो हायर टैक्स देता है उसको तो और बर्डन कर रहे हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 43.9% इनकम टैक्स देता हूँ, वेयर है जो आदमी टैक्स नहीं देता वो तो 30% में छूट जाता है।
33% में छूट जाता है। तो मैं यदि ऑनेस्टी से गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे को 10% पेनलाइज फालतू किस लिए कर रहा हूँ? क्या कहना चाहोगे आम बजट पे? आम बजट का जहाँ तक सवाल है, जो मीडियम तबका है उनको ये सरकार बहुत कम राहत दे पा रही है, चाहे इनकम टैक्स सेक्टर है या दूसरा GST में भी बहुत चीज़ों में रेट बढ़ाने जा रही है। और अभी इलेक्शन के दबाव की वजह से हमें पता चला है कि कपड़े पे शायद 5 ही अभी रखेंगे, लेकिन इनकी निश्चित धारणा ये है कि हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया जाए। जब भी मोदी जी का जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब से गुजरात में हमारे भिवानी वालों की बहुत रिश्तेदारियां हैं, बहुत अब वहाँ पे आदमी रहते हैं, तो इनकी टेंडेंसी हमेशा ये रही है कि अधिक से अधिक टैक्स लगा दो और कोई भी सेक्टर, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाए जो टैक्स से रह जाए। कि आम बजट, तो आम बजट आम आदमी के लिए अच्छा होना चाहिए, आम आदमी की पॉकेट से बाहर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हैं कि देखिए आप हर चीज़ अब आम आदमी से बाहर होती जा रही है। और जो अभी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारी जैसे 3 लेयर्स कहा जाता था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो मिडिल लेवल कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए हम एक बीइंग आम इंसानी में आप ये बात करूँगी कि आम आदमी की सब चीज़ों को, सहूलियत को देखते हुए जो ये अननेसेसरी टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र करते हुए कि आम आदमी का जीवन आम तरीके से चले, उसका ध्यान सरकार को रखना। वैसे कोविड पीरियड के बाद कुछ तो व्यापार में ठीक है काम, लेकिन अगर सरकार टैक्सों में छूट और दे दी, जैसे अभी हमारे ज्वेलरी पे 3% GST है और पहले 1% हुआ करता, तो जो ये इतनी महंगी वस्तु है ना, 3% होने से इसका सर्कुलेशन कम हो जाता है। आम आदमी को ने इसमें शामिल करने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन इसका बढ़ता है। तो देखो जहाँ समाज में जेवर की पूर्ति होती है, बनाने वाले कारीगरों, मजदूरों को कार्य होती है, इसलिए जरूरी है कि कुछ GST में सहूलियत दे, तो ये व्यापार और बढ़ेगा और इनको टैक्स कम नहीं होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।